नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका राजकीय कन्या महाविद्यालय रानिया के हिस्ट्री सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की हमारी ये हिस्ट्री जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट की। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि बाबर का भारत में आगमन, बाबर किस प्रकार भारत में प्रवेश हुआ और किस प्रकार उसने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे देश में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। और बाबर ने कई और भी युद्ध हमारे देश में लड़े थे। बाबर ने सबसे पहला जो भारतवर्ष के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें कि उसने हमारे देश के भारत के दिल्ली के सम्राट सुल्तान, दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोधी को हराकर भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। लेकिन भारत के वातावरण, भारत के लोग, भारत की धन संपदा आदि को देखने के बाद बाबर के मन में विचार आया कि मैं अब अपने इस क्षेत्र को यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित करना चाहता हूँ। और बाबर स्थायी रूप से भारत में रहना चाहता था। लेकिन इससे पहले काबुल की तरफ से और मध्य एशिया की तरफ से जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए उन सभी ने हमारे देश में आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, लूटमार की, भारत के मंदिरों से धन संपदा लूटी और इसके साथ ही वे लोग भारत के लोगों को मुस्लिम बनाते और वापस अपने देश में चले जाते थे। लेकिन बाबर एक ऐसा पहला सम्राट था जो कि भारत के अंदर रहना चाहता था। भारत में अपनी और अपने धर्म की जो बादशाहत थी उसको कायम रखना चाहता था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने अदम्य साहस और अपनी बहुत ही चतुराईपूर्ण सैनिक कूटनीतियों का प्रयोग करके भारत के बादशाह, भारत के शासक इब्राहिम लोधी को कुछ ही क्षणों में हरा दिया था, पराजित किया और उसके बाद भारत में रहना स्वीकार किया। लेकिन भारत में उसका उस समय तक रहना दुष्कर था जब तक कि वो उसके आसपास के अन्य दूसरे राज्यों को भी नहीं पराजित करता, क्योंकि भारत के जो अन्य क्षेत्रीय राज्य थे वो भी काफ़ी शक्तिशाली थे। उनको पराजित किए बिना बाबर अपनी जो विजय थी उसके सोपन को अधूरा मानता था। और ये अधूरा मानना ही नहीं बल्कि ये उसके लिए आवश्यक भी था। तो अब उसने भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके साथ युद्ध करके उनको हराने का निश्चय किया। तो सबसे पहले उसने खानवा का युद्ध किया। उसने खानवा का युद्ध किया और खानवा का युद्ध जो था वो 17 मार्च 1527 को मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। और खानवा का जो ये युद्ध था वो मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध हुआ। मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। अब खानवा का युद्ध क्यों हुआ? खानवा का युद्ध इसके मुख्य कई कारण है। तो खानवा के युद्ध का
हम पहला कारण ये लेंगे कि महत्वाकांक्षा। बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दिल्ली की विजय के पश्चात ये सोचा कि मैं पूरे भारतवर्ष पर शासन करना चाहता हूँ। तो पूरे भारतवर्ष पर शासन करने के लिए उस समय मेवाड़ जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। मेवाड़ पर विजय प्राप्त किए बिना वो आसानी से दिल्ली के तख्त ताज को प्राप्त नहीं कर सकता था। तो बाबर के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया था कि पूरे भारतवर्ष पर राज्य करने के लिए मेवाड़ को हराना अति आवश्यक है। दूसरी तरफ राणा सांगा भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और राजपूत शासक जो है वो अपने शौर्य, अपनी वीरता और अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते हैं। राजपूत शासक जो राणा सांगा था एक बहुत ही वीर बहादुर व्यक्ति था और इतना बहादुर, इतना शक्तिशाली व्यक्ति था कि हमेशा युद्धों में ही व्यस्त रहता था। और राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव के निशान थे जो कि उसे हमेशा युद्ध क्षेत्र से ही प्राप्त हुए थे। तो दो महत्वाकांक्षी शासकों का एक क्षेत्र में रहना युद्ध को नहीं टाल सकता था, क्योंकि दोनों ही शासक मजबूत थे, महत्वाकांक्षी थे और एक दूसरे के साथ युद्ध करना चाहते थे। और दूसरी बड़ी बात है, इसका जो कारण था वो था एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाना। एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाना। राणा सांगा और बाबर दोनों ही एक दूसरे पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हैं। इससे पहले हम कुछ बैकग्राउंड में जाएंगे कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था तो पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले ये कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उसने सोचा था कि बाबर आएगा और भारत में आक्रमण करके अफ़गान शक्ति को कुचलकर वापस अपने देश चला जाएगा। और उसके साथ उसका ये समझौता भी था कि बयाना धौलपुर, उसका ये समझौता भी था कि बयाना और धौलपुर के जो क्षेत्र है वो ये पानीपत के युद्ध के पश्चात उसे प्रदान करेगा। लेकिन बाबर ने जब भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध किया, पानीपत का युद्ध जब उसने जीत लिया, तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर के मन में ये आया कि मैं स्थायी रूप से भारत में निवास करूं। अब राणा सांगा सोचता था कि ये एक बार अफ़गानों को कुचल देगा और वापस अपने देश चला जाएगा और यहाँ से जाने के बाद मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा और दिल्ली पर राजपूतों के या मेवाड़ी शासन की सत्ता कायम करूंगा और दिल्ली को एक हिंदूवादी राष्ट्र या भारत को एक हिंदूवादी राष्ट्र घोषित करूंगा या भारत में एक हिंदू सत्ता स्थापित करूंगा। ये राजपूतों का एक स्वप्न था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध के समाप्त होने के पश्चात बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि दूसरी तरफ राणा सांगा ने
बाबर पर ये आरोप लगाया कि उनकी संधि के अनुसार जो बयाना और धौलपुर के क्षेत्र उनको प्राप्त हुए थे, उन बयाना और धौलपुर के क्षेत्रों पर भी बाबर अधिकार कर रहा है। अब ये था एक दूसरे पर विश्वासघात करने का आरोप। दूसरा जो कारण था वो था बयाना पर अधिकार करना। बयाना पर अधिकार करना। राणा सांगा ने बयाना पर अधिकार कर लिया। इससे बाबर काफ़ी चिंतित हो गया कि ये बयाना पर अधिकार क्यों कर रहा है, और क्योंकि वो उसने उसको बयाना पर अधिकार करने का उसको आदेश नहीं दिया था। राणा सांगा ने जब बयाना पर अधिकार कर लिया तो इससे बहुत ही क्रोधित हो गया था। और एक बात और जो महत्वपूर्ण थी कि राणा सांगा द्वारा अफगानों से संधि करना। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात जितने भी अफगान शासक बचे थे, उन अफगानों से राणा सांगा ने संधि स्थापित कर ली, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। इससे बाबर को काफ़ी दुख हुआ, बाबर को भय हुआ कि कहीं राणा सांगा और जो बचे हुए अफगान हैं वो सभी इकट्ठे होकर दोबारा दिल्ली की सतह पर काबिज न हो जाए। इसलिए भी राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। और ये जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा नामक स्थान पर हुआ। और इस युद्ध में भी बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध में भी उसने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया। इसमें उसने अपने तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां के तोपची बेड़े को शामिल किया था। जैसा कि पानीपत के युद्ध में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही एक तरफ तो खानवा शहर था, बाबर की सेना जहाँ पर खड़ी हुई, एक तरफ तो खानवा शहर था और दूसरी तरफ बाबर ने खाइयाँ खुदवा दी थी, बड़ी बड़ी खाई और गड्ढे खुदवा दिए और उनको कच्ची मिट्टी और टहनियों से, घास पत्तों से ढक दिया था। यहाँ पर उसने 1000 बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी एक कतार में और उनको चमड़े के रस्सों से बांध दिया। बीच में से एक रास्ता छोड़ दिया घुड़सवारों के आने जाने के लिए, और फिर अपनी सेना को व्यवस्थित किया। यहाँ से वो उसकी सेना जो थी वो तोपों से आक्रमण करती और जब भी रास्ता मिलता तो घुड़सवार सैनिक यहाँ से निकलकर शत्रु सेना पर आक्रमण करते थे। सेना का जो एक भाग था वो सुरक्षित रखता था, यहाँ पर सुरक्षित होता, जहाँ भी कमज़ोर पड़ता वो उसी तरफ से शत्रु पर आक्रमण कर देता था। तो जब 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, तो शुरू में ही बाबर की जो सेनाएं थी उन्होंने बहुत ही प्रचंड आक्रमण किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां की तोपों ने जब अग्नि वर्षा करनी शुरू कर दी तो बहुत कम समय में ही राणा सांगा की जो सेनाएं थी उनमें भगदड़ मच गई थी। हालांकि राणा सांगा एक बहुत ही वीर बहादुर व्यक्ति था जिसने कि बहुत से युद्ध लड़े थे, लेकिन इस अग्नि वर्षा के कारण राणा सांगा भी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद राणा सांगा की जो सैनिक थे
वो उसे वहाँ से उठाकर कहीं और ले गए थे। इससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी और बाबर ने खानवा का युद्ध जीत लिया था। इसके बाद जो अगला युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध राणा सांगा के एक विश्वास पात्र मेदिनी राव जो कि राणा सांगा का ही एक विश्वास पात्र था, उसने 5000 राजपूत सैनिकों को लेकर 5000 राजपूत सैनिकों को लेकर चंदेरी के दुर्ग पर चंदेरी के दुर्ग में स्थापित हो गया था। बाबर ने नोट किया कि मेदिनी राव जो है वो बाबर के विरुद्ध गतिविधियां आयोजित कर रहा है और बाबर के विरुद्ध जो गतिविधियां आयोजित कर रहा है तो बाबर को भय था कि कहीं ये बचे कुचे जितने भी राजपूत हैं उनको पुनः एकत्रित करके दिल्ली पर और आगरा पर कहीं आक्रमण न कर दें। हो सकता है कि दिल्ली और आगरा पर वो बचे हुए अफ़गानों और राजपूतों को मिलाकर आक्रमण कर दे। तो बाबर एक ऐसा शासक था जो कि अपने शत्रुओं को कभी भी कमज़ोर नहीं मानता था, इसलिए उसने मेदिनी राव को कुचलने का निर्णय लिया और उसने 22 जनवरी 1528 ईस्वी को उसने 22 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के दुर्ग का घेरा डाल लिया। कई दिनों तक ये घेरा चलता रहा चंदेरी के दुर्ग का और 29 जनवरी 1528 ईस्वी को ये युद्ध हुआ और युद्ध बहुत ही छोटा युद्ध था, अल्पकालीन युद्ध था। इस युद्ध में बाबर के तोपचियों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। तो बाबर के तोपचियों ने तोपों को ऊंचे स्थानों पर स्थापित किया और वहाँ से गोले बरसाने शुरू कर दिए चंदेरी के दुर्ग में। अब वहाँ पर गोले बरसाने जब शुरू किए तो गोले बरसाने शुरू करने के बाद राजपूतों में भगदड़ मच गई और राजपूत जो थे वो बड़ी वीरता के साथ कुछ राजपूत बाबर के सैनिकों के साथ लड़ने लगे, लेकिन उन्हें बहुत शीघ्र ही लगने लगा कि अब हम मरने वाले हैं। तो राजपूतों ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। राजपूतों ने सब ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों, बच्चों आदि को पहले मारा और फिर एक दूसरे को अपने ही तलवारों से मारने लगे। ये उनका जौहर प्रथा थी, ये खुद उन्होंने जौहर करना शुरू कर दिया था। ये ऐसी जो बात है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि सभी जो राजपूत थे वो मरने के लिए झटपटाने लगे थे बाबर की सेना का शौर्य देखकर। इसके बाद
जो अगली लड़ाई है वो है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई 6 मई 1529 को हुई। 6 मई 1529 को घाघरा की लड़ाई हुई। ये इब्राहिम लोधी का भाई इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी जो था उसने अफ़गानों को इकट्ठा किया। उसने अफ़गान सेना को इकट्ठा किया और अफ़गान सेना को इकट्ठा करके वो बाबर के विरुद्ध गतिविधियां करने लगा था। अब बाबर के विरुद्ध गतिविधियां करने लगा तो बाबर को जब इस बात का पता चला कि इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी बाबर के विरुद्ध कुछ गतिविधियां आयोजित कर रहा है, तो उसने अपनी सेना का एक हिस्सा अपनी सेना महमूद लोधी के पास भेजी। तो महमूद लोधी वहाँ से भागकर बिहार चला गया। अब इसके पीछे समय बाबर बिहार ही चला गया। बाबर भी समय अपनी सेना लेकर बिहार ही आ गया। जब ये बिहार आ गया तो बिहार से भागकर ये महमूद लोधी बिहार से भागकर बंगाल चला गया। बंगाल में नुसरत शाह बंगाल के शासक नुसरत शाह से इसने शरण ली। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने महमूद को शरण दी और बाबर और फिर महमूद लोधी और बंगाल के शासक नुसरत शाह का एक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। ये युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार बाबर का जो साम्राज्य था वो काबुल से लेकर यानी ट्रांस या मध्य एशिया से लेकर बंगाल तक इसका शासन फैल गया था। और इधर हिमालय से लेकर दक्षिण में खानवा और चंदेरी तक इसका शासन फैल गया था। इस प्रकार बाबर ने एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर ली थी। अब कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो कि बाबर का विरोध करता हो। और बाबर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि बाबर और एक मनुष्य के रूप में किस प्रकार का व्यक्ति था।